अब हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, थीम बेस्ड इलैबोरेशन। ये 10 मार्क्स का आता है। इसमें आपके पास ऑप्शन भी रहते हैं और आपको इसको 150 शब्दों में पूरा करना है। तो 150 का 160 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 140 हो जाता है दिक्कत वाली बात नहीं, मगर 130 हो जाता तो प्रॉब्लम है, तब बहुत ज्यादा छोटा लगेगा। तो कोशिश करना 160 165 शब्दों में थीम इलैबोरेशन आप अपना खत्म कर देना। ठीक है, 150 में करोगे ज्यादा बेहतर होगा। तो थीम बेस्ड इलैबोरेशन में क्या होता है, आप लोगों को कोई ना कोई कोटेशन फ्रेज ऐसा दिया जाता है और उसके बारे में आपको बात करनी होती है। मतलब वो कोटेशन कुछ वैल्यूज बताता है या कोई समझदारी वाली बातें, कोई फैक्ट बताता है, मॉरल लेसन देता है, तो उसके बारे में बात करनी होती है। ठीक है, अब लिखने के पहले सबसे पहले उस कोटेशन को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और किस कंटेक्स्ट में लिखा गया होगा ये आपको समझना है। इसका ऑन सरफेस यानी कहने का मतलब है ऊपरी तौर पे, सुपरफिशियली इसका क्या मतलब है और इसका डीपर मीनिंग क्या है, ये चीज आपको समझना होगा, तब आप उसको अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हो। और कोशिश देखिए, मैंने जितना भी, अगर आप देखोगे, मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, मैंने कुछ 10 थीम इलैबोरेशन पे काम किया है और हर थीम इलैबोरेशन में मैंने कुछ सेट पैटर्न फॉलो किया है। ओके, तो वो सेट पैटर्न क्या है, मैंने थीम इलैबोरेशन को हमेशा से स्टार्ट किया है कोई फेमस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल लेकर जो उस थीम की सच्चाई को स्टैब्लिश करता है, वेरीफाई करता है, उस थीम की सच्चाई का प्रूफ है, वो जीता जागता तस्वीर है वो। मैंने ऐसे पर्सनालिटी का नाम लेकर उस थीम की सच्चाई को स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद मैंने उस कोटेशन का जो मल्टीपल लेयर्स है, क्या डीपर मीनिंग है, उसके बारे में बताया। और कभी भी IMU नहीं लिखना, मैं वापस से कह रही हूँ। और फिर वो जो कोट है वो कैसे इंस्पायर करता है हमें, वो मैंने एंड किया। तो शुरुआत किससे की, फेमस पर्सनालिटी से शुरुआत किया, एंड कैसे किया कि वो कैसे हमें इंस्पायर करता है। ठीक है, अब मैं अब देखिए कैसे, मतलब शुरुआत आपको क्या करनी, फेमस पर्सनालिटी, एंड कैसे करना है, इंस्पायर कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, they never fail who die for a noble cause। ओके, मैंने शुरुआत किया भगत सिंह से। फाइन, तो भगत सिंह का जो जो शहीद हुए हैं इंडिपेंडेंस के लिए, एक तो, और देखो सेंटेंस देखना, भगत सिंह martyrdom for Indian independence perfectly embodies the essence of this quotation। ठीक है, अब देखना, वैसे ही ये एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम इस निंदा को टॉलरेट करें बिना बदले की भावना से। इसका मतलब ये है। अब आप देखो, मैंने स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल लिया, exemplifies the wisdom of enduring criticism without resentment। आप इसको वापस से मत दोहराओ, wisdom of this theme, आप सीधे this theme लिख सकते हो, यहाँ कोटेशन लिखा है, यहाँ पर आप थीम लिखोगे तो बेटर रहेगा, मैं इसको एडिट कर दूंगी। ठीक है, embodies the essence of this theme, exemplifies the wisdom। ठीक है, यहाँ essence of this theme है, यहाँ wisdom of this theme लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, the early bird catches the worm। इसका मतलब जो जल्दी उठता है, जो बहुत अपॉर्चुनिस्ट होता है, कहने का मतलब है मौका परस नहीं होते कि हाँ अरे ये मौका हाथ में लगा, चलो इसको हम लोग इस मौका का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोग। तो मैंने यहाँ पर सागर दयानी और विनोद होमागाई का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ये वाओ मोमो को स्टैब्लिश किए हैं, तो इसका एग्जाम्पल दिया है। और सक्सेस इन द अर्ली इज परफेक्टली एम्बडीज द एसेंस ऑफ दिस कोटेशन। ओके, अब देखो, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। आप जो काम, अच्छा काम कब करोगे, महान काम कब करोगे, जब उस काम को आप पसंद करोगे। तो मैंने यहाँ पर किरण मजुमदार शॉ का एग्जाम्पल दिया है, perfectly embodies the essence of this quotation। आप थीम लिखोगे बेटर रहेगा, कोटेशन ना लिख के बेटर रहेगा। थीम इलैबोरेशन है तो थीम ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट है नो गेन विदाउट पेन। यहां तो मैंने मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल दिया, embodies the essence of this quotation।
आप यहाँ मिल्खा सिंह द लेजेंड एथलीट करके आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे मैंने इनका दिया द विजनरी इंडियन एंटरप्रेन्योर, वैसे मिल्खा सिंह का द लेजेंड एथलीट करके आप ले सकते हो। रेस्ट्रेन एंड नॉट लिबर्टीज ऑनरेबल फॉर एन इंडिविजुअल, मतलब लिबर्टी फ्रीडम उतना ऑनरेबल नहीं है जितना रेस्ट्रेन, यानी हम कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो ऑनरेबल है। फ्रीडम ऑनरेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल लिया, परफेक्टली एम्बडीज द एसेंस ऑफ दिस कोटेशन। ओके, फिर वेस्टर्नाइजेशन, लूजिंग रूट्स एंड गेनिंग इल्यूशन, यानी वेस्टर्नाइजेशन से क्या है, हम अपनी जड़ तो खो रहे हैं और एक भ्रम में जी रहे हैं। तो मैंने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल लिया। मगर अब आप देखो ये जो जितना भी कोटेशन पहले था ये सारा पॉजिटिव टाइप का था, मगर ये कोटेशन या थीम ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। ओके, तो ये नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर वार्नड अस अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ ब्लाइंडली एम्ब्रेसिंग वेस्टर्न आइडियाज, since such a path would lead to erosion of India's cultural identity and spiritual heritage. Since ये नेगेटिव है, ओके। अब ये वाला नेगेटिव है, देखो, फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। अब ये भी नेगेटिव है, कैसे? मनी, मनी का जो कामना होता है, पैसों की जो कामना होती है, प्यार होता है मनी के लिए, ये सारा ईवल, ईवल का मतलब होता है जितना भी दोष है उस सब का जड़ है ये, ठीक है। कौन जड़ है? मनी जड़ है, पैसा जड़ है। तो ये नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ पर विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी illustrate how the love of money can lead to individual to engage in unethical and illegal practices causing significant harm to the economy and society। द नहीं होगा, तो economy and society। तो मैंने फिर से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, मगर ये नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी परफेक्टली एम्बडीज द एसेंस ऑफ, ये सब मुझे नहीं लिखना है, ओके। बेटर लेट देन नेवर, देर आओ मगर दुरुस्त आओ, हिंदी में ये कहावत है। द एग्जाम्पली फिगर हु एम्बडीज द एसेंस ऑफ दिस थिंग, फिर से देखो, एम्बडीज द एसेंस ऑफ दिस थिंग इज वर्गीश पुरी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, तो ये बहुत अपनी एज में, मतलब आप समझे 30 के क्रॉस कर गए तब जाकर इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन किया। ओके फाइन। अच्छा, अब बीच का जो हिस्सा है ना बॉडी, वो मैं बाद में बताऊंगी।